हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम UPSSC AGTA लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 कंडक्ट करने वाले हैं। और साथियों, आज के इस लेक्चर में हम UPSSC AGTA का जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट से संबंधित यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 51 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को कंडक्ट किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो आज के इस लेक्चर का पहला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन में सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि उद्योग या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो है सकल लाभ में कितना प्रतिशत योगदान होता है राष्ट्रीय उत्पादन में। तो साथियों 17.5% होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है। तो साथियों वो है केरल राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो साथियों ये अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे जो है महबूब उल हक ने सबसे पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो साथियों जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। जो कमर्शियल बैंक है इनका नेशनलाइजेशन कब किया गया था साथियों। तो इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में 1969 में 1969 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो RRB जो थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे इनकी स्थापना की गई थी 1975 में और वो 2 अक्टूबर 1975 को था। तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो RRB यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 1904 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो साथियों सर्विस सेक्टर जो होता है, सेवा क्षेत्र, इसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं या तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन यानी ISO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो साथियों ISO का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। तो एगमार्क जो होता है, एगमार्क जो है जो फूड मटेरियल होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी शुद्धता की गारंटी देने का काम करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। तो साथियों 1986 में की गई थी। उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण की जो अधिघोषणा की गई थी 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकतम बेरोजगारी है। तो साथियों भारत में जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्य दिखाई देती है। तो प्रचंड बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका ये एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रचंड बेरोजगारी सबसे सर्वाधिक मात्रा में कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। भारत में किसी बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो साथियों ये प्रश्न तो आप सभी साथियों को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बैंकों का बैंक ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन सा बैंक है जो करेंसी या नोट जारी करने का काम करता है। तो साथियों इस प्रश्न का भी वही से उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक ये करेंसी या मुद्रा जारी करने का भी काम करता है। मांग वक्र का ढाल होता है। तो साथियों मांग वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढाल देखने को मिलता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपयोगिता की वस्तु की मांग लोच पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो साथियों नमक की बात करें तो नमक पर मांग लोच का सबसे कम प्रभाव देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, पूर्ति वक्र का ढाल होता है। तो साथियों पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। मांग वक्र का ढाल अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो वो ऋणात्मक होता है और सप्लाई कर्व जो होता है वो धनात्मक होता है। जरूरी वस्तुओं के लिए मांग है तो जो जरूरी वस्तु होती हैं इनके लिए मांग सबसे कम लचीलापन होता है। इनमें जो जरूरी वस्तुएं हैं इनके लिए मांग जो है आपका बहुत ही कम लचीलापन देखने को मिलता है इनमें। GST का पूरा नाम क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसा आपको मालूम होगा GST का जो पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब शुरू किया गया था। तो साथियों तो ये जो है आपका 1 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया गया था। 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा किसने दी थी। तो साथियों ये थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी वो धन से संबंधित थी। तो अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऐसी लागत जिसको उत्पादकता के साथ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो साथियों इस प्रकार की लागत को जिसको हम ऐसी कास्ट जिसको हम जो है उत्पादकता के घटने बढ़ने के साथ नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, तो साथियों इसे हम स्थिर लागत कहते हैं। ये स्थिर रहती है। उत्पादकता हमारी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसके साथ में इसको हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी लागत को स्थिर लागत यानी फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों वो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ जो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों ये दो भाग हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो माइक्रो यानी आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो यानी आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं और मैक्रो में हम पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा की किस शब्द से बना है? तो साथियों ये ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है आपका ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया जो ग्रीक लैंग्वेज का जो शब्द है ओइकोनोमिया, इससे बना हुआ है आपका इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण है। तो साथियों माइक्रो इकोनॉमिक्स से समष्टि उदाहरण कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी जो आपका जो पूरी पॉपुलेशन का स्टडी कराता है। तो साथियों इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी करें तो साथियों ये इंडिविजुअल इकोनॉमी नहीं हो जाएगी, ये आपका जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय में किसी राष्ट्र की आय, तो ये भी आपका साथियों एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र शब्द किसने दिया था? तो ये जो टर्म है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया था? तो साथियों ये थे रैगनर फ्रिश। 1933 में इन्होंने इस टर्म को दिया था। रैगनर फ्रिश ने 1933 में सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये जो टर्म है इसको देने वाले अर्थशास्त्री थे रैगनर फ्रिश 1933 में। अब साथियों हमने कुछ थियरीज़ जो है यहाँ पर इंक्लूड की हुई है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका थ्योरी ऑफ वेक्स। थ्योरी ऑफ वेक्स आपका जे.आर. हिक्स के द्वारा दी गई थी। थ्योरी ऑफ वेक्स ये जे.आर. हिक्स की दी हुई थियरी है। और मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट, तो मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट ये हिक्स एंड हैंसन की है। हिक्स एंड हैंसन ने मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट नाम से जो है एक थियरी दी थी। पॉपुलेशन थियरी, तो ये माल्थस का पॉपुलेशन थियरी बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। पॉपुलेशन थियरी ये माल्थस की थियरी है। थियरी ऑफ इन्फ्लेशन, तो थियरी ऑफ इन्फ्लेशन ए.पी. लर्नर की है। ए.पी. लर्नर ने थियरी ऑफ इन्फ्लेशन दी है। थियरी ऑफ इन्फ्लेशन देने वाले इकोनॉमिस्ट थे जो है ए.पी. लर्नर। थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने दिया था। थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने दी थी। और थियरी ऑफ रेंट ये क्लार्क के द्वारा दी गई थियरी है। थियरी ऑफ रेंट ये क्लार्क ने इस थियरी को दिया था। अब साथियों हमने जो कुछ यहाँ पर जो है वन लाइनर होल्डिंग से संबंधित लिया है, जो आपकी फार्म होल्डिंग्स होती हैं उससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं मार्जिनल फार्मर्स। तो साथियों जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो सीमांत किसान कृषक होते हैं, इनके पास जो भूमि होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है और ऐसे कृषकों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। 87% जो किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में ही आते हैं। स्मॉल फार्मर, तो साथियों जो स्मॉल फार्मर होते हैं इनके पास जो लैंड होल्डिंग होती है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है। तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम होती है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जो लैंड होल्डिंग रखने वाले जो फार्मर होते हैं उन्हें स्मॉल फार्मर कहते हैं और ऐसे किसानों की संख्या भारत में करीब 12% है। नेक्स्ट अगला है आपका सेमी मीडियम फार्मर्स। तो साथियों सेमी मीडियम फार्मर्स इनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है। तो साथियों 87 और 12 ये 99% तो ये हो गए मार्जिनल और स्मॉल मिला करके, तो बाकी जितने बचे हैं वो सब 1% के अंदर ही हैं। तो सेमी मीडियम फार्मर्स ये 2 से 4% होते हैं और मीडियम फार्मर्स ये आपका 4 से 10 हेक्टेयर रखने वाले किसान होते हैं। मीडियम फार्मर्स जो होते हैं इनके पास जो भूमि होती है लैंड होल्डिंग होती है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होती है। और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं इनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होती है। लार्ज फार्मर्स के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होती है, लैंड होल्डिंग पाई जाती है। अब साथियों कुछ जो है हमने यहाँ पर एब्रीविएशंस रखा हुआ है, कुछ फुल फॉर्म रखे हुए हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है नेफेड। नेफेड का पूरा नाम क्या है? तो साथियों नेफेड का पूरा नाम क्या है? तो नेफेड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेफेड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो साथियों नेफेड में आप जो देख रहे हैं एन.ए., तो एन.ए. में पूरा इतना जाता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये इतना नेशनल एन.ए. का हो गया फुल फॉर्म और एफ.ई.डी. का फेडरेशन हो गया। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ये आपका नेफेड का पूरा नाम है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, नेफेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साथियों इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और 1958 में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली बनाया गया था। नेफेड क्या है? तो नेफेड एक सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था है। ये सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था बनाती है नेफेड।
इसी से रिलेटेड एक और टर्म है ट्रिफेड। ट्रिफेड, तो साथियों ट्रिफेड का पूरा नाम क्या है? तो ट्रिफेड सेम इसका भी वैसे ही फार्मूला है, इसका फुल फॉर्म है। तो TRI जो ट्री है, ट्री मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, तो TRI ये आपका इसका पूरा नाम हो जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और FED तो फेडरेशन है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ट्रैफेड क्या है? तो साथियों जनजातीय समुदाय के वनों में उत्पाद के विपणन हेतु व्यवस्था, ये ट्रैफेड का काम होता है, जनजातीय समुदाय के वनों में उत्पाद के विपणन हेतु व्यवस्था करने का ये काम करता है। अगला प्रश्न है साथियों एपेडा। एपेडा का पूरा नाम क्या है? तो एपेडा जो है आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका पूरा नाम है। तो साथियों एपेडा तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, तो ये आपका P फॉर आपका प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी EDA का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 1986 में। एपेडा का काम क्या है? तो साथियों एपेडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करता है। तो जैसे इसका नाम ही है, इसमें एक्सपोर्ट इसकी जो है फुल फॉर्म में ही जुड़ा हुआ है। तो ये कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करता है, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का काम होता है एपेडा का। अगला देखते हैं एगमार्क। तो एगमार्क क्या है साथियों? तो एगमार्क का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एगमार्क मतलब AG और MARK का मतलब मार्केटिंग, एगमार्क मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग साथियों इसको इस्टेब्लिश किया था 1935 में, 1935 में। इसका मुख्यालय नागपुर है। और एगमार्क साथियों ये चिन्ह, चूँकि नाम ही है इसका एगमार्क, तो यह चिन्ह कृषि उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो एगमार्क जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर एगमार्क का चिन्ह बना हुआ होता है, मार्क बना हुआ होता है। तो साथियों ये जो है क्या करता है, मतलब उन्हीं को मार्क देता है जिन कृषि उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता अच्छी होती है। तो ये कृषि उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। FCI क्या है? तो साथियों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1965 को, 1 जनवरी 1965। तो साथियों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 50 यानी 51 लाइनर टाइप की क्वेश्चंस। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, और जिसमें हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो आज का प्रश्न देखते हैं। तो भारत में फसलों पर MSP किसकी सिफारिश पर दी जाती है? यानी कौन रिकमेंड करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दी जाती है वो तो देने का रिकमेंडेशन कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।